जो भी बेटा बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे, आज हमारी 10वीं क्लास है और आज जीपी और एपी पूरी तरीके से ख़त्म करना। पूरी तरीके से का मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, मगर वहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं 10 क्लास में। और बेटा लगभग सारी की सारी 1-1 घंटे की क्लास है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास है। आप यूट्यूब पे देखिएगा, ट्राई मारिए कि 10 से 12 घंटे किसी ने जीपी नहीं पढ़ाया होगा। एपी जीपी, केवल जीपी की बात कर रहा हूँ। एपी में मैंने इतना टाइम गुजारा, सिर्फ एक ही वजह है उसके पीछे कि एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं चाहता मैं जो आप लोग जिसको हिट ना कर पाओ। अगर आप 100% इसकी तैयारी करते हो नोट्स बना करके, तो श्योर रहिए कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रह रहा होगा जो आप पे ना हो रहा हो, क्योंकि मैं सारे के सारे मैंने मॉक टेस्ट से क्वेश्चन कराए। खुद मैं मॉक टेस्ट से देखता हूँ, फिर मैं नोट करता हूँ, देन क्वेश्चन कराता हूँ, और 2 तो 3 तरीके से क्वेश्चन कराए। बस आपका एक ही काम है, अब कोई एडिशनल किताब से नहीं पढ़ना, सिर्फ इसको रिवाइज कर लेना। बस जितना आप रिवीजन कर लोगे ना, उतना समझ लो सक्सेस के पास। कोई एक रत्ती भर चीज़ नहीं पढ़ना, किसी इंटरनेट साइट से भी नहीं पढ़ना, इसको रिवाइज करते रहो बस। अब प्रैक्टिस सेट जब शुरू होगा, प्रैक्टिस जब शुरू होगी तो उसमें क्वेश्चन इकट्ठे करते रहिए आप। जिनने ग्रेड ऐप पे ले लिया होगा, सबने खरीद लिया होगा वही मॉक टेस्ट। बस अब आपका इतना काम है जो प्रैक्टिस करना है, और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको लिख लेना, ग्रुप पे डाल देना। फिर जब प्रैक्टिस शुरू होगी, इसकी प्रैक्टिस वहीं से उठाएंगे, नंबर सिस्टम से, रिमाइंडर थ्योरम से प्रैक्टिस उठाना शुरू करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस ही कराना है मुझे लगभग 1 हफ्ते। दुनिया जहान का क्वेश्चन आप जो जितना पढ़ लिया है नंबर सिस्टम में, आप उठाइएगा उसका सॉल्यूशन। 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस ही करना है, रत्ती भर नई चीज़ नहीं पढ़ना। सिर्फ इसको जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करते हैं। जैसे ये रिवाइज करती है, ये क्या करती है, वीडियो देख के की पॉइंट लिख रही है, कुछ नया नहीं लिख रही, की पॉइंट लिख रही है। जो मैंने कहा है उसको की पॉइंट का मतलब कीवर्ड्स अपने चैप्टर के लास्ट में लिख लीजिएगा, और लास्ट में बस वही याद करना। इस पूरे चैप्टर को ओवरव्यू क्या था, वो 4-5 चीज़ें होती हैं, वो उंगलियों पर याद करना। हो गया काम, सही है। और एक छोटी सी डायरी बना लेना है लास्ट में, या अभी से बनाते चलिए अगर आपके पास समय है तो। एक चैप्टर का एक ओवरव्यू, एक छोटी सी डायरी भी, जैसे मैं नोट कराता हूँ अपनी डायरी से, बस उस डायरी में एक चैप्टर पे, एक पेज पे, एक पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। यानी 10 चैप्टर हैं अगर आपके, तो 10 पेज छोटे छोटे, हो गया पूरी डायरी। इस तरीके से मेहनत करना, मतलब पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा, अगर आप लोग जो तुम्हारा वो बना हुआ है नोट्स, अगर उसको 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो तो ज़बरदस्त स्टूडेंट में से काउंट हो आप। 110% सिलेक्शन होने वाला है। पता लगा नोट्स रिवाइज करने में इतनी बड़ी दिक्कत हो गई कि 2-3 दिन 3-3 दिन नोट्स रिवाइज करने में लगना। खुद का नोट्स दूसरे से पूछ रहे हो, सर बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये गलत है। 1 घंटे में अगर पूरा नोट्स रिवाइज हो गया तो आप सक्सेस के बहुत करीब हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवाइज करना, कोई नया नहीं पढ़ना, ठीक है। तो बेटा हमने 10 क्लास पढ़ा दी, आज मेरी 10वीं क्लास है, आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। कल हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे जो हम पढ़ा रहे थे, पावर, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, उसमें काफ़ी कुछ बचा हुआ है, देन अलजेब्रा, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाए। फिर या तो ज्योमेट्री शुरू करेंगे या एकदम परसेंटेज शुरू करेंगे नए सिरे से, जैसा भी होता है। तो कल में जो पढ़ा रहा था उसमें था अर्थमेटिक मीन, समझना है। आज इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है समांतर माध्य, सही है। सर बात आ रही थी कि समांतर माध्य निकालना बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैंने बताया था कि सर 2 संख्याओं को समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ लो, 2 से भाग कर दो। बात ये थी आखिर समांतर माध्य है क्या, बात ये नहीं थी निकालना कैसे, बात ये थी है क्या। तो फिर से एक बार रिवीजन करना। तो मैंने कहा समांतर माध्य एक ऐसी टर्म होती है 2 संख्याओं के बीच में कि अगर उन 2 संख्याओं के बीच में उस टर्म को रख दिया जाए तो वो तीनों नंबर समांतर श्रेणी में हो जाते हैं, उस पद को समांतर माध्य कहते हैं। यही तो बताया था। मान लो संख्या लिखी हुई है 3 और 9, अगर आपसे कहा जाए कि 7, 9 का और 3 का समांतर माध्य है, तो बताइए है या नहीं? नहीं है। सर कैसे पता लगा? सर ऐसे पता लगा कि 3 और 9 के बीच में जब 7 रखा तो ये तीनों की तीनों चीज समांतर श्रेणी में नहीं बनी। अगर बन जाती तो हम कह देते 7, 9 और 3 का समांतर माध्य है, क्योंकि जब 7 को 9 और 3 के बीच में पुट करा तो एक सीरीज बन गई जिसका नाम है समांतर श्रेणी। बोलो भैया, समांतर माध्य निकालना बहुत बड़ी बात नहीं थी, बात ये थी समांतर माध्य कहते कैसे। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, पढ़ा क्यों जा रहा है, बोलो। तो क्या समझ में आया?
कि सर समांतर माध्य एक ऐसी टर्म होती है कि दो संख्याओं के बीच में अगर उसको पुट कर दिया जाए तो वो तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में आ जाती हैं। उस पद को समांतर माध्य कहते हैं जिसको हमने पुट करा। बोलो। तो बात ये थी कि इसको निकाला कैसा जाए, तो फार्मूला बनाए थे, आज उसी को एक्सटेंड करते हैं। और आपको पता है दो ही तरीके का थोड़ी नहीं निकलेगा, दो संख्याओं के बीच में तो कितने भी समांतर माध्य हो सकते हैं। तो आगे इसको एक्सटेंड करेंगे। तो मैंने कल तरीका बताया था कि मान लो a और b दो संख्याएं हैं, कंसीडर करके चलते हैं कि a और b का समांतर माध्य m है। ये कंसीडर कर लिया a और b का समांतर माध्य। तो सर अगर a और b का समांतर माध्य m है, इसका मतलब a m b तीनों समांतर श्रेणी में होंगी, क्योंकि समांतर माध्य की परिभाषा ये होती है कि समांतर माध्य को दो संख्याओं के बीच में पुट कर दिया जाए तो वो तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में हो जाती हैं। यानी कि अगर हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि a और b का समांतर माध्य m है, तो a और b के बीच में m को जब पुट कर दिया जाएगा तो तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में आ जाएंगी। बोलो। अगर समांतर श्रेणी में आ जाएंगी तो इसका रूल लगा दो समांतर श्रेणी का, क्या होता है T2 माइनस T1 T2m T1a बराबर होगा T3 माइनस T2। तो T3 का मतलब b और माइनस m। बेटा m इधर लेके आओ तो m और m 2m और a उधर ले जाओ तो a प्लस b। तो m कितना आ गया था a प्लस b बटे 2। यानी हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया यहाँ से कि दो संख्याओं को अगर समांतर माध्य निकालना हो तो उन दो संख्याओं का जोड़ को 2 से भाग कर दो तो समांतर माध्य निकल आता है। यानी कि 9 और 3 का सही समांतर माध्य क्या आएगा, इनको जोड़ लो 12 का 2 से डिवाइड करो 6। तो जब 3 और 9 के बीच में 6 डालोगे तब ये सीरीज बन जाएगी। अब बन गई 3 में 3 जोड़ो 6 में 3 जोड़ो 9, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर है। अब तो सीरीज बनी, यानी कि सही समांतर माध्य इन दोनों का क्या था 6, 7 नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि 7 डालने से सीरीज नहीं बनी थी। निकालने का तरीका हमने यहाँ से सीखा। अब बात आ रही थी, यहाँ तक तो मैं एक्सप्लेन कर चुका था कल। दूसरा पॉइंट ये था कि सर क्या दो संख्याओं के बीच में एक ही समांतर माध्य हो सकता है। अब समझिए दो चीजें, एक तो होगा समांतर माध्य जिसका इस्तेमाल होगा, एक होगा समांतर माध्य पद। दोनों बात अलग अलग है। समांतर माध्य पद अगर इंग्लिश की बात करें तो ये होगा अर्थमेटिक मीन टर्म से। देखिए दो संख्याओं का समांतर माध्य ये हो गया जो कैलकुलेशन के बाद आया, और बेटा समांतर माध्य पद वो हो गया जो दो संख्याओं के बीच में पड़ा है। यानी कि यहाँ पे है तो ये समांतर माध्य पद बोला जाएगा, और जब निकल के आएगा तो समांतर माध्य बोला जाएगा। कोई नई चीज़ नहीं है, चीज़ एक ही है, बोलने के तरीके अलग अलग है। पद मतलब एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 3 टर्म के बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ टर्म का कोई रोल ही नहीं है, यहाँ वैल्यू निकल के आई है। तो जब निकल के आई है तो समांतर माध्य बोलेंगे, और जब दो संख्याओं के बीच में इंट्रोड्यूस कराना है तो समांतर माध्य पद बोलेंगे। बोलो। तो सोच के देखो क्या दो संख्याओं के बीच में एक ही टर्म हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक सीरीज यही ले लेते हैं, ये वाली सीरीज को आगे एक्सटेंड करते हैं। भाई इस सीरीज में यही तो होगा, 3 का अंतर होगा, 3 का अंतर तो चल रहा है। तो इस सीरीज को थोड़ा सा आगे क्या करा, एक्सटेंड कर लिया। अब आपसे अगर ये पूछूं मैं कि सर बताइए 3 के और 15 के बीच में कितने समांतर माध्य पद हैं, 3 के और 15 के बीच में, तो बेटा ये तीनों टर्म समांतर माध्य पद ही हैं। आप कहोगे सर क्यों? बेटा इसलिए हैं, 3 की बात हुई ना, इसकी हुई, इसकी, इसलिए है कि इन दोनों का अगर समांतर माध्य निकालो तो कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों का जोड़ और आधा, यानी इन दोनों का समांतर माध्य 6 है
और ये दूसरी टर्म है, इसलिए समांतर माध्य पद है, और समांतर माध्य इसलिए क्योंकि इन दोनों के जोड़ का आधा है। बोलो यार। अब बात आ रही इस नंबर की, तो ये नंबर इसका और इसका समांतर माध्य है, क्योंकि 12 6 18 का आधा 9, 12 का 6 का समांतर माध्य 9 है, और वैसे ये समांतर माध्य पद है इस सीरीज का। बोलो भैया, पद क्यों? क्योंकि ये तीसरा टर्म है। बोलो। ऐसे ही 12 समांतर माध्य है 9 का और 15 का। यार कुछ नहीं याद रखना, इतना याद रखना कि दो संख्याओं के बीच में जो संख्या है वो समांतर माध्य कहलाती है, बात ही खत्म हो जाती है। क्यों? तो 12 समांतर माध्य किसका? 15 का और 9 का। जोड़ लो 15 और 9 24 का आधा 12। यहां समांतर माध्य है और पूरी सीरीज में समांतर माध्य पद है। बोलो भाई, दो बातें हैं। देखो चीज एक ही है, 12 ही है, 12 के बोलने के तरीके अलग अलग है, जैसा जहां यूज हो रहा है। यार इंग्लिश में भी कई बार जब मैं पढ़ाया तो मैंने बताया था कि होम एक जगह एडवर्ब है, एक जगह नाउन है, डिपेंड करता है उसका फंक्शन कैसा है। बोलो भाई, लौंडा एक ही होता है, एक बार हस्बैंड होता है, एक बार बेटा होता है, डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है। बोलो सेम थिंग, चीज एक ही 12 ही है, मगर ये फंक्शन अब अभी किसका कर रही है? अगर इन दोनों के बीच में है तो समांतर माध्य है। इस पूरी सीरीज में अगर हम इसको देखें तो समांतर माध्य पद है, क्योंकि सीरीज में ये चौथा टर्म कहलाएगा, और इतने की बात करें तो समांतर माध्य कहलाएगा। बोलो बेटा, चीज एक ही है, लिखा 12 ही है, 12 के नाम दो हैं। कैसे? अगर सीरीज में देखोगे तो समांतर माध्य पद है, अर्थमेटिक मीन टर्म है, अर्थमेटिक मीन टर्म है। और अगर इन तीनों को ही देखोगे, सीरीज को खत्म कर दो तो ये अर्थमेटिक मीन है, समांतर माध्य इसका और इसका। बोलो, नहीं सुनना? आप यही तो कह रहे हैं, सीरीज है, कई सारे टर्म है, तो वो पद तो ये समांतर माध्य पद कहलाएगा। अब तो दो टर्म के बीच में सिर्फ एक वैल्यू हो तो वो समांतर माध्य कहलाएगा। इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए 3-3 बार बोल रहा हूँ, चाह करके मैं इस पर छोटी सी बात पे 10 मिनट से रुका हुआ हूँ। मुझे पता है कंफ्यूजिंग बात है, समझ में आ रहा है क्या? चीज एक ही है, बोलने के तरीके अलग। तो एक बात ध्यान से सुनो, दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य तो एक ही होगा, मगर समांतर माध्य पद कई होगा, यही बताना था। बोलो, दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य तो सर 12 है, किस किस का? 9 का और 12 का समांतर, 9 का और 15 का समांतर माध्य तो 12 ही है, मगर बेटा 3 के और 15 के बीच में समांतर माध्य पद 3 है। यानी कि दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य पद ज्यादा तो हो सकते हैं, मगर दो संख्याओं का समांतर माध्य एक ज्यादा नहीं हो सकता। सोच के देखो बेटा, अगर 15 को 3 का समांतर माध्य निकालें तो 18 का आधा 9 होगा, इसका और इसका समांतर माध्य 9 है। बोलो बेटा, मगर इसके और इसके बीच में समांतर माध्य पद 3 है। अब बात छोटी सी है मगर कंफ्यूजन की। क्या समझ में आया कि सर समांतर माध्य एकदम अलग चीज है और समांतर माध्य पद एकदम अलग चीज है। दो संख्याओं के समांतर माध्य का केवल फार्मूला होता है 2 को जोड़ लो और 2 से भाग कर दो। यानी एक बात है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य एक ही पद होगा, मगर दो संख्याओं के बीच में कई सारे पद जो आएंगे उनको समांतर माध्य पद बोलेंगे, वो समांतर माध्य नहीं होगा। उन दो संख्याओं का समांतर माध्य तो एक ही होगा, मगर उन दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य पद कई हो सकते हैं। चीजें पल्ले पड़ रही हैं। तो अब हम निकालेंगे क्या? अब हमारा काम क्या होगा? क्वेश्चन क्या आएगा? एक ही तरीके का क्वेश्चन बनता है, इसमें 10-20 क्वेश्चन टाइप ही नहीं बनना, एक ही टाइप बनेगी। बार बार क्या पूछेगा? दो संख्याएं मान लो यहीं पे 3 और 15, तो बार बार ये पूछेगा कि 3 और 15 के बीच में 3 समांतर माध्य पद ज्ञात करो, 3 और 15 के बीच में 2 समांतर माध्य पद ज्ञात करो, 3 और 15 के बीच में 4 समांतर माध्य पद ज्ञात करो। बस बार बार समांतर माध्य पद ज्ञात करो। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि 4 संख्याएं दी हैं 5,
इन सबका समांतर माध्य ज्ञात करो, तो सबको जोड़ लो, 5 से भाग गया। तो बोलो बेटा, ये तो सिंपल बात थी। सबको जोड़ना है ना, 5 से भाग कर देना, ये तो समांतर माध्य हो गया। मगर समांतर माध्य पद का तरीका बिल्कुल अलग है। क्लियर हो रहा है चीजें हैं? चलिए अब देखते हैं समांतर माध्य पद कैसे निकालते हैं। ये हो गया, इसमें नोट कर लो, कुछ करना हो तो अपने शब्दों में, फिर आगे चलते हैं। हो गए? चलिए अब गौर से समझते हैं। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, समांतर माध्य पद निकालने के फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। एक फार्मूला बनाते हैं। आप देखना कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनने इंटर में पढ़ाई करी है, सॉरी टू से, कई सारे बच्चों को क्या मास्टरों के फार्मूला नहीं लगाना आया। क्योंकि मैं भी जब इंटर में पढ़ा था तो फार्मूला तो ड्राइव हो गया था समांतर माध्य पद का, अप्लाई कैसे करते हैं ये शायद समझ में नहीं आया था। पढ़ा है तूने बेटा समांतर माध्य पद? पढ़ाया बच्चों को? पढ़ाया नहीं तो सही। अच्छा, तो अच्छे समय पे तूने ज्वाइनिंग कर ली, अब पढ़ा दी हो। हाँ अब होशियार, सब टॉपर तेरे यहीं से निकलेंगे। कोई ऐसा डाउट ही नहीं रहना, जो रहना है वो इधर ट्रांसफर कर देना उस डाउट की। देखिए सोचते हैं, समझते हैं। मान लो कंसीडर करके चलते हैं कि ए और बी दो नंबर, समझना ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एग्जाम्पल में 3 और 15 लिया था, अभी लिया था 1 मिनट पहले, जिसको मैंने इरेज करा। तो मैंने कहा था कि इन दो नंबर का समांतर माध्य तो एक ही होगा, 18 का आधा 9 से, मगर इन दो नंबर के बीच में समांतर माध्य पद कई हो सकते हैं जो मैंने लिए थे। एक 6 लिया था, एक 9 लिया था, एक 12 लिया था। भाई मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, संख्याएं से क्लियर हो जाता है। जब हम वेरिएबल लेते हैं तो क्लियरिटी कम हो पाती है, समझ में आ रहा है? तो इन दो संख्याओं का समांतर माध्य तो बेटा 9 ही है, मगर इन दो संख्याओं के बीच में समांतर माध्य पद हैं वो कितने? 3। इनको ही तो बार बार अपने यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा होगा वो यही होगा कि दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य पद निकालो, या 3 निकालो, या 4 निकालो, या 20 निकालो, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक, तो मैं क्या कंसीडर करके चल रहा हूँ, क्वेश्चन ये लेके चल रहा है, अपनी मर्जी से मान के चलते हैं कि माना ए और बी हमारे पास दो संख्याएं हैं, जैसे अपने पास 3 और 15 है। बोलो बेटा, जो 3 और 15 के बीच में समांतर माध्य पद 3 है। हम कंसीडर करके चलते हैं कि माना इन दो संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य पद हैं, n। तो n समांतर माध्य पद हैं बेटा, a से डिनोट कर रहे हैं, a फॉर अर्थमेटिक मीन, a1 a2 a3। आपको देखिए मैं ये नहीं कह रहा ये फार्मूला अप्लाई करना हर जगह, मैं फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। हम क्वेश्चन विदाउट फार्मूले भी करेंगे, फार्मूले को भी लगा कर करेंगे, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से करेंगे। मगर क्योंकि फार्मूला है इसलिए मैं बता रहा हूँ, फार्मूले में सिर्फ वैल्यू लगाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। और समझ अच्छी है तो फार्मूले को अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊँ, मन में वैसे करना, डॉट 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 a, समझने की कोशिश करना। जो a1 a2 a3 जो है वो समांतर माध्य पद हैं, समांतर माध्य पद हैं, क्योंकि आप जानते हो समांतर माध्य तो कोई एक ही होगा, a का और b का, a प्लस b/2, मगर समांतर माध्य पद कई हो सकते हैं। जैसे 3 और 15 में दोनों का समांतर माध्य तो 9 है, मगर इन दोनों के बीच में समांतर माध्य पद 3 है, और हमने मान के चलना है कि n है, समांतर माध्य पद n है। n का मतलब अगर n 3 है, n की जगह 3 कर दोगे तो 3 हो जाएंगे, 4 कर दोगे 4 हो जाएंगे। भैया बोलो ना, n का मतलब क्या है? जो मन में आए, 3 कर लो, 4 कर लो, 6 कर लो, n का फार्मूला ड्राइव कर लेना। सही। अब गौर से समझो, अगर ये समांतर माध्य पद है तो बेटा ये पूरी सीरीज समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि समांतर माध्य पद का मतलब ही यही होता है कि जब समांतर माध्य पद श्रेणी में डाल दिए जाते हैं तो वो श्रेणी एपी हो जाती है। बोलो बेटा, ये एपी होगी नहीं होगी इनके पढ़ने से? तो ये एपी हो गई। क्यों? अगर ये एपी हो गई तो बेटा आप जानते हो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा, ये चौथा। बोलो बेटा, अगर ये पहला पद हो गया तो थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या?
क्योंकि आप जानते हो पहले पद को ए से डिनोट करते हैं। बेटा इस वाले पद को ए प्लस डी ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कई सारे लोग कहेंगे कि ए डी जोड़ दो डी घटा दो। बेटा वो वहां करते हैं जब श्रेणी मानना हो, इस तरीके से नंबर कंसीडर करना हो, तो हम नंबर नहीं कंसीडर कर रहे। समझ में आ रहा है? मानते थे ना 3 टर्म कैसे लेना है, एक डी जोड़ देना एक डी घटा देना, वो तो हम जब करते थे जब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। मगर हम तो यहाँ सिंपल नॉर्मल वे में ये मान के चलते हैं कि एक सीरीज होती है ना ए, उसमें डी जोड़ देते हैं तो दूसरा टर्म बन जाता है, और 2d जोड़ दो तो तीसरा टर्म। बेटा यही तो है, ये डी 3 है ना, तो ए 3 है यहाँ, तो ए प्लस डी का मतलब क्या है 6, क्योंकि डी 3 है। ए प्लस 2d का मतलब क्या है 9। बोलो बेटा। तो यहाँ इसको a मान लिया तो इसको a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, ये क्या बनेगा a प्लस एन डी कॉमा b। बोलो बेटा, समझ में आनी चाहिए। अब एक बात बताइए, ये तो AP होगी, क्योंकि यही बताया गया था कि जब समांतर माध्य पद किसी दो संख्याओं के बीच में डाल दो तो वो पूरी सीरीज AP बन जाती है। AP होगी। बेटा इस AP में कितने टर्म है बेटा बता? n टर्म। बेटा कितने टर्म है इस AP में, इस वाले में? n। बता बेटा n प्लस 2। कैसे बच्चों वाली बात करो बेटा, यहां से यहां तक A1 A2 A3 n हो गए, एक ही है, एक ही है, तो बेटा 2 और नहीं जोड़ोगे तो n प्लस 2। अब गौर से सुनना बेटा, इस श्रेणी में अगर n प्लस 2 टर्म है और मैं आपसे ये कहूं कि श्रेणी का nवां पद बताओ, तो आप फार्मूला जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। बोलो बेटा, nवां पद होता क्या था? श्रेणी का सबसे लास्टवां पद। बोलो। मगर मैं अगर आप लोगों से इस श्रेणी में ये पूछूं कि n प्लस 2वां पद बताओ, क्योंकि इस श्रेणी में कितने पद हैं? n प्लस 2, तो मैं n प्लस 2वां पद पूछूंगा, तो बेटा n प्लस 2वां जो पद होगा वो b तो ही होगा, सबसे लास्ट पद तो ही होगा वो। बोलो। तो यहाँ पे इस फार्मूले में n प्लस 2वां पद अगर मैं फार्मूला लगाऊं, बोलो यार, तो n की जगह क्या लिखूंगा? n प्लस 2वां पद। फार्मूले में जहां n है n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। बोलो लाल, चीजें पल्ले पड़ रही हैं। चलिए आगे देखिए, तो n प्लस 2वां पद होगा कौन सा? b। बेटा nवां पद जब लास्टवां पद होता है तो n प्लस 2वां पद b होगा, इसकी जगह क्या रख दें? b। इधर आओ, a प्लस n प्लस 1 इंटू डी से। बेटा एक बात बताओ, ए है बेटा क्या? बेटा n प्लस 2वां पद कौन सा है लाल? उसकी वैल्यू रख दी। n प्लस 2 की जगह, अरे ये अंदर n प्लस 2 है, ये बेटा इसकी जगह इसलिए नहीं रख रहे हैं, ये बां पद था, ये n की वो वैल्यू है, नंबर ऑफ n कितने हैं, संख्याएं कितनी, ये बां पद था। n बां पद और n संख्याएं अलग अलग बात है, ये बात मैं बता चुका हूं यार। जैसे इधर सुनो, ये बेटा तीसरा पद है मगर तीसरे पद की वैल्यू 9 है। बोलो। ऐसे ही nवें पद की वैल्यू ये b है, तो ये nवें पद की यहाँ वैल्यू लगाना था, यहाँ शो करना था कि n प्लस 2 पद हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं। और समझो, समझ में आनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, ये सीरीज बनेगी, इस सीरीज में हमारा काम क्या था? हमने a1 a2 a3 अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करा था, यही तो हमें निकालना था। जो चीज़ हमने अपनी तरफ से मानी है, हमने ये माना था कि यार a और b के बीच में a1 a2 a3 समांतर माध्य पद हैं। क्वेश्चन भी यही पूछेगा कि a और b दो संख्याएं हैं, इनके बीच में 3 समांतर माध्य पद ज्ञात करो या 2 ज्ञात करो। तो कुल मिला के हमें a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, an निकालना है। इन्हीं के तो फार्मूले ड्राइव करना है। अगर इनके फार्मूले ड्राइव करना है तो सोच के देखो बेटा, a1 का मतलब है a प्लस डी, क्या है? a प्लस डी,
बेटा हर एक क्वेश्चन में ए दे रखा होगा, अदरवाइज क्वेश्चन ही गलत होगा, क्योंकि ए और बी इसलिए दे रखा होगा, दो संख्याओं के बीच में ही तो समांतर माध्य पद पूछेगा, तो दो संख्याओं का मतलब पहली संख्या और लास्ट संख्या दे रखी होगी मैं। तो बेटा अगर इस फार्मूले में ए हमें पता है, तो अगर हम डी निकाल लें तो A1 निकल आएगा, ए पता होगा डी निकाल लो तो A2 निकल आएगा, ए पता होगा डी निकाल लो तो A3 निकल आएगा। कुल मिला के हमारा काम क्या रहेगा, डी निकालना। बोलो बेटा, तो यहाँ से हम डी निकाल लें, यहाँ से क्या करना, निकालो बेटा। बी ए को इधर लाओ, माइनस ए इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। तो बेटा डी यहीं रहने दो, ये अपॉन में आ जाएगा, तो डी बराबर क्या आ गया, b माइनस ए अपॉन n+1, ये हमारी डी आ गई। अभी मैं बताऊंगा, कई सारे लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाते, अप्लाई करना एकदम से डिफरेंट चीज़ होगी। ये डी आ गई। अगर बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए A1 बताओ, समांतर माध्य पद बताओ पहला, तो क्या हुआ, a प्लस डी। तो बेटा a की जगह तो a ही लगा दो और d की जगह ही लगा दो, b माइनस ए अपॉन, बोलो, यानी ये फार्मूला निकल के आ गया पहले समांतर माध्य पद निकालने का। अगर आपसे कोई पूछे पहला समांतर माध्य पद ज्ञात करो, तो a और b आपको दे रखा होगा, पहला पद और अंतिम पद, a और b की वैल्यू डालना है। क्वेश्चन में दे रखा कि 3 समांतर माध्य पद ज्ञात है, तो n की जगह 3 ले लेना। बोलो, ये क्या आया, फार्मूला। अब क्या करते हैं, A2 दूसरा समांतर माध्य पद कैसे निकालना है, तो बेटा 3 निकालना, फिर एक सीरीज बन जाएगी, हजारियों निकालते रहिएगा। तो बेटा इसका मतलब a+2d, लाल बोलो, क्यों, क्योंकि ये लिखा है a+2d, A2 का मतलब a+2d। बोलो, दूसरा समांतर माध्य पद ना, तो a+2d आ जाएगा। इसका मतलब a तो ऐसे ही रहने दो और d की वैल्यू डालो, 2 बेटा ऐसे ही लिखा रहने दो, d की वैल्यू डालो, b माइनस ए अपॉन, ओहो, इसका मतलब एक और निकाल लो, A3 और निकालो। A3 का मतलब लाल a+3d, बोलो बेटा, तो A3 और D का मतलब b माइनस, बेटा देखो यहाँ तो आ रहा है, हमें पता, ये ऊपर वाली ये लाइन आ रही है, ये आ रहा होगा, इसी की सीरीज में आएगा, यहाँ तक आ रहा है। चलिए, तो ये हो जाएगा a+3 और d का मतलब b माइनस ए, यार है बेटा। अब गौर से समझना बेटा, एक बात देखो, A1 जब आपने निकाला तो बेटा यहाँ पे गुणा में 1 है, बेटा A2 निकाला तो गुणा में, A3 निकाला तो सीरीज बन गई भाई। क्या कि जो भी समांतर माध्य पद चाहिए उससे यहाँ गुणा करना है, चौथा चाहिए तो 4 लाना, 5वां चाहिए तो 5 लाना, n चाहिए तो बताओ फिर an क्या हो जाएगा, an क्या हो जाएगा, a+n, यहाँ n आ जाएगा, क्योंकि n वहाँ समांतर माध्य पद ज्ञात करना है। तो बेटा 3वां कर रहे थे तो 3, 2वां कर रहे थे तो 1वां कर रहे थे तो nवां कर रहे हैं तो, बोलो, तो क्या फार्मूला है, b माइनस ए अपॉन n+1। बेटा यार है, देख लो, और बच्चों को दिक्कत ना हो, पूरी मेहनत वाली बात है, समझ में आ रहा है। तो ये हमने फार्मूले ड्राइव करे, अब आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन जब दे रखा होगा तो जब आपको पहला टर्म निकालना हो तो आप सीधे ये फार्मूला लगाएं, जब दूसरा समांतर माध्य पद निकालना हो तो ये फार्मूला। कई बच्चे कह रहे हैं सर ये तो याद करना पड़ेगा, लाल याद नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है याद करना पड़ेगा तो एक दूसरा तरीका, अब हम करेंगे इसको डिटेल में, बेसिक फार्मूला नहीं लगाएंगे हम, कैसे करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, मतलब विदाउट फार्मूला। तो विदाउट फार्मूले का मतलब फिर आपकी समझ अच्छी हो, बोलो। तो जिनको ये लगता है कि झाड़ में नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आंसर है, वो बेटा फार्मूले याद करें, जिनकी रटन विद्या अच्छी है। जिनको लग रहा है हमें समझ के करना है तो दूसरा तरीका बताएंगे जिसमें फार्मूला लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना आंसर आएगा, बोलो।
मगर ये फार्मूला चूंकि था तो मैंने ड्राइव करा दिया। कई सारे लोगों को पता ही नहीं लगाते कैसे। इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं, चीज़ें पल्ले पड़ रही हैं। देखिए जो भी बेटा देख रहे हैं यूट्यूब पे, बच्चे समझिए ध्यान से। ये इंटर की बुक्स में, कई सारी बुक्स में फार्मूला दे रखा है समांतर माध्य पद निकालने का। ये टॉपिक भी वहीं से लिया गया है इंटर से, मगर क्योंकि ये कंपटीशन है तो कंपटीशन में इसी चीज़ को करने के शॉर्ट ट्रिक बता दी गई। जैसे अगर हम बात करें एन की वैल्यू लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो वो केवल कंपटीशन में सीखा आपने। इंटर में कोई नहीं बताता है कि एन की वैल्यू लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप n बराबर 1 मानते हो ना, n बराबर 2 माना था, डायरेक्ट आंसर आ गया था। इंटर में क्या होता है, स्टेप बाय सॉल्व करना होता है। अब ध्यान से सुनिए, ये मैंने फार्मूला ड्राइव कराया। कई सारे लोग ये कहते हैं इंटर में टीचर कि फार्मूला सिर्फ लिख लो, इसमें वैल्यू कैसे अप्लाई करेंगे ये मत करो, डायरेक्ट करना। सर इसका एक मेथड है वैल्यू अप्लाई करने का, शायद उन्होंने ध्यान दिया नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो पहले तो मैं इसको वैसे कराऊंगा बेसिक डिटेल में, फिर मैं इसको फार्मूला लगा के कराऊंगा। ठीक है, जो आपको अच्छा पैटर्न लगे आप वहां से करिए, कोई फाउंडेशन नहीं। एक बार हम फार्मूले को अप्लाई कर रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक बार हम विदाउट फार्मूले को कर रहे होंगे। जैसे हमने फार्मूला ड्राइव करा, जिस थीम को लेकर के, उस थीम को लेकर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है बेटा 3 तथा 19 के बीच 3 समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए। अभी बता रहा हूं, 3 तथा 19 के बीच समांतर माध्य पद, 3 तथा 19 के बीच 3 समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 3 अर्थमेटिक मीन टर्म बिटवीन 3 and 19। फाइंड द 3 अर्थमेटिक मीन टर्म्स बिटवीन 3 and 19। क्वेश्चन समझ में आया? कैसे दे रखा है कि 3 और 19 के बीच क्या ज्ञात करना है, 3 समांतर माध्य पद ज्ञात कीजिए। बेटा आप ध्यान से समझना, मैं कुछ भी इरेज नहीं कर रहा, सिर्फ समझना है। एक बात बताइए, अब जैसे हमने फार्मूला ड्राइव करा, मैं इसी थीम को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा जानबूझ के मिटाल नहीं था जो भी बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ बताना है यहां से लेकर के यहाँ। जब हमने क्वेश्चन ड्राइव करा तो क्वेश्चन ड्राइव करा कि a और b 2 नंबर हैं, इनके बीच में कितने समांतर माध्य पद ज्ञात करें, n। कितने? अब कितने ज्ञात करना है, 3। बोलो बेटा। तो एक टर्म है 3 और एक टर्म है 19। इन 2 टर्म के बीच आपको बेटा समांतर माध्य पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, कितने समांतर माध्य पद ज्ञात करना है, a1 a2 a3। सर 3 समांतर माध्य पद ज्ञात करना 19 के और 3 के बीच में। तो यहां तक आ, ये लाइन तक आ रहा से 3 समांतर माध्य पद ज्ञात करना, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे पद ज्ञात करना है कि इनको 3 को यहां रखने पर ये पूरी एक एपी बन जाए। यही तो बात है। तो बेटा जैसे हमने फार्मूला निकाला ऐसे सॉल्व करो। तो अगर इन 3 को बीच में डाल दें तो बेटा पूरी में टर्म कितने हो गए, 5 टर्म हो गए, 5 टर्म हो गए। और बेटा 5 में टर्म की वैल्यू कितनी है, यही तो बात हो रही थी कि n+2 टर्म थे और n+2वें टर्म की वैल्यू b थी। बेटा जान पूछ के नहीं मिटाला, जैसे मैंने फार्मूला ड्राइव करा वैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आपको ये फार्मूला नहीं लगाना अब यहाँ, सीधे क्वेश्चन आ। तो बेटा 5वां टर्म बताओ T5 क्या होगा, a+4d। और बेटा यहाँ 19 आएगा, a की जगह क्या आएगा, पहला टर्म 3 और बेटा 4 × d। 3 को इधर लाओ, 16। 19 में 3 के 16 बेटा, 16 को बेटा 4 से डिवाइड कर दो तो d कितना आ गया लाल, 4 आ गया। अगर d 4 आ गया मेरा भाई, तो ये a1 क्या होता है, a+d। अभी तो बताया था लाल, यहाँ पे लिया देखो, a+d, a+2d, a+3d। तो बताओ फिर a1 क्या हुआ बेटा, बिल्कुल सही है।
a प्लस डी, ए का मतलब 3 और बेटा डी का मतलब 4। तो पहला समांतर माध्य पद क्या आ गया? बोलो बेटा, समझ में आ रहा? बेटा दूसरा a2 का मतलब a प्लस 2d। तो बेटा a कितना है 3 और बेटा d कितना है 4। 4 दूनी 8 और 3 11। आगे आओ a3 का मतलब बेटा a प्लस 3d। a कितना है 3, d कितना है 4। 4 3 12 और 3 लो, ये आ गए 3 समांतर माध्य पद आ गए। बेटा कैसे पता लगा? सीरीज बन जाएगी, देखो 3 7 11 15 और 19। बेटा यही तो निकाले तुमने। और ये बात होती है कि जो निकाले अगर उनको बिटवीन डाल दो तो एक सीरीज बन जाती है एपी। तो बेटा बन गई 3 में 4 जोड़ो 7, 7 में 4 जोड़ो 11 में 4 जोड़ो 15 में 4 जोड़ो। यानी ये वही तो टर्म होते हैं जिनको सीरीज में डाल दो तो एक एपी बन जाती है। यही तो हमारा काम था। ऐसे ही क्वेश्चन दिया होगा कि यही निकालना, एक ही टाइप के क्वेश्चन में और टाइप बनेगी नहीं। अब मान लो हमें ऐसे ना करते तो हमें ये नहीं करना पड़ता, हम सीधे फार्मूला लगाते हैं। जो हमने a1 का फार्मूला निकाला है, ये a2 का जो फार्मूला निकाला है, ये कहने का मतलब था। मगर यार फार्मूला बना तो इसी थीम पे है, कोई नई चीज़ है फार्मूला, कॉन्सेप्ट तो यही लगाया था। तो बिना फार्मूले के भी कर सकते हो। मगर कुछ बच्चे हैं जिन्हें फार्मूला ही लगाना, तो बेटा a1 की डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पर, डायरेक्ट आंसर आएगा, ऐसे नहीं करेंगे। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, जो आपको मन में आए वैसे करना। अगर आपको ये लगे a1 में फार्मूले से निकाल के कंफर्टेबल फील कर लेंगे तो आप a1 इससे निकालिए। ऐसे करना है तो ये तरीका, बोलो नोट करिए फिर आगे चलना। समझ में आनी चाहिए। देखिए अब कई सारे बच्चों को डाउट रह सकता है, तो उसको थोड़ा सा इस पर और डिस्कशन करते हैं, फिर इसको फाइनल मोड पे लेके चलते हैं। बेटा देखिए क्या करा, इस वाले क्वेश्चन को हमने विदाउट एनी फार्मूला अप्लाई करे डायरेक्ट करा। क्यों करा? क्योंकि जिस थीम को लेकर के हमने फार्मूले ड्राइव करे थे उस थीम को हमने डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर दिया, तो फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। स्टिल अगर कोई ये चाहता है स्टूडेंट कि सर हम फार्मूले से करेंगे, क्योंकि हमने तो अपना टाइम दिया है फार्मूले में, क्योंकि 10 मिनट आपने हमें फार्मूला ड्राइव करा था। बेटा बहुत अच्छी बात है, आप फार्मूले से करिएगा। तो फार्मूले में क्या करना है, आपको ये अप्लाई नहीं करना, ये डी निकालना नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए बेटा कैसे आएगा, क्योंकि डी का काम खत्म हो जाएगा। आप कहोगे सर डी का काम क्यों खत्म हो जाएगा? बेटा डी का काम इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि डी से ही तो ये फार्मूला बना था। ये फार्मूला किससे बना था? तो आपको अब यहाँ पे डी नहीं निकालना होगा, आप डी सीधे फार्मूला लगाइए। देखिए कैसे लगाएं। a1 का क्या फार्मूला आया था बेटा? a प्लस 1 इंटू बी माइनस ए अपॉन, अब गौर से n प्लस 1। बेटा गौर से समझना, कई सारे लोग ये मानते हैं कि सर n की वैल्यू वो डाल दो जो निकालना है, जैसे a1 निकालना है तो n 1 डाल दो, इसीलिए शायद उनका आंसर नहीं आता। आप थोड़ा सा बोलो एनालाइज करो। देखिए बेटा हमने n ये माना था कि n का मतलब कितने नंबर ऑफ समांतर माध्य पद हैं। n क्या माना था? कि समांतर माध्य पद n है। बोलो बेटा समांतर माध्य पद, यही तो माना था। तुम्हारे क्वेश्चन में समांतर माध्य पद कितने? 3। क्वेश्चन में कहा है कि a और b के बीच 3 समांतर माध्य पद हैं। कितने हैं? और बेटा यहाँ कितने थे? तो 3, n की जगह क्या आएगा? 3 आएगा। कुछ लोग क्या मानते हैं कि a1 निकालना है तो n की जगह 1 डाल दो, इसलिए उनका ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। और 99% लोग ये फार्मूले को अप्लाई नहीं करते क्योंकि वो a1 को n मानते। जबकि जब हमने फार्मूला ड्राइव करा तो सच्चाई ये थी कि अर्थमेटिक मीन जो टर्म है उनको n माना था, तो फिर अर्थमेटिक मीन की जगह n रखें। बोलो बेटा। तो अब बेटा यहाँ a1 नहीं देखना, अब सिर्फ इतना देखना है कि दो नंबर के बीच में कितने टर्म माने थे? 3। तो n की वैल्यू हर बार 3 डाल, फिक्स है। सर कहोगे क्यों फिक्स है? बेटा इधर देखो, a1 में भी n था, a2 में भी n था, a3 में भी, an में भी, तो बेटा n फिक्स है। n फिक्स एक ही कंडीशन में हो सकता है जब इनको फिक्स कर लो। अगर मान लो n फिक्स नहीं होता तो a1 में n कुछ और होता, a2 में n कुछ, a3 में n कुछ, जबकि n फिक्स है। इसका मतलब n ये वाला 1 नहीं है, ये वाला 2 नहीं है, वो है जो इसके बीच में है।
बीच में जितने पद हैं, और पद 3 है तो n 3 है। लगाओ बेटा ये फार्मूला लगाओ a1 की जगह, तो a कितना है 3, बेटा b कितना है 15, बोलो ना लाल 19, सॉरी b 19 है, b का मतलब लास्ट टर्म, a 3 है बेटा, n 3, क्योंकि समांतर माध्य पद कितने का है 3, इस बात पे ध्यान रखना, जहाँ कन्फ्यूजन होता है मैं खुद ही रोकता हूँ। 3 + 1 4, बोलो बेटा, तो ये 3 हो गया, और लाल ये कितना हो गया 16, 16 को 4 से काटा 4, कितना आ गया, तो बेटा a1 कितना आ गया, तो बेटा a1 कितना आ गया था, जब निकाला था 7 आया था ना, फिर 11 आया था, फिर 15, बोलो। अब आपने ये कुछ नहीं करा, डी नहीं निकाला, आपने डायरेक्ट a1 निकाल लिया, किससे बेटा, फार्मूले की हेल्प से। तो फार्मूले की हेल्प से सिर्फ कितना पता चाहिए, पहला टर्म लास्ट टर्म, और हैं कितने, 3 है या 2 है या 4 है, आप सीधे फार्मूला लगा दो, बोलो बेटा। अगर ऐसे a2 निकालना हो तो लाल ध्यान दो, क्या फार्मूला था, ये देखो, ये a + n, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो बेटा लगाओ a की जगह बेटा 3, बेटा 2 ऐसा ही लिख दो, और बेटा b - a यानी बेटा 15 - 3 16, 19 - 3 16 बेटा, बटे 4, यहाँ तो हर बार वही आएगा, 4 चौक 16, बेटा 4 दूनी 8, 8 3 11, तो बेटा दूसरा टर्म 11 ही आएगा, बोलो लाल। इसमें क्या हो रहा है, फार्मूला लग रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, और इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाया था, बोलो यार। तो बोलो फिर a3 ऐसे है? बेटा a3 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो 4 3 12 और 3, तो बेटा 15 आ जाएगा, बेटा यही तो बदलेगा 3, देखो ना a3 की जगह क्या आ जाएगा 3, बोलो। तो इसमें क्या लगाया हमने, फार्मूला लगाया, इसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगा, मगर बेटा फार्मूला बना तो यहीं से था, इस कॉन्सेप्ट से, मगर यहाँ पे हमें डी निकालना पड़ जाती है, यहाँ डी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बोलो समझ में आ गया, दोनों तरीके से। अब जैसा आपको अच्छा लगे, टाइम बराबर लगेगा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये इसमें याद करना है, अगर याद है तो ये बहुत सरल है, ये सच्चाई, अगर ये याद है तो ये बहुत सरल है, याद नहीं है तो जितना इसमें निकालने में लगाओगे उतने में आंसर आ जाएगा, टाइम बराबर ही लगेगा, कोई ऊंच नीच नहीं, 1-2 सेकंड का भी अंतर नहीं आने का, मगर मैंने दोनों तरीके एक्सप्लेन कर दिए, जैसे जिसको बढ़िया लगे वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये लगता है ये लंबा है तो उससे करो ना, क्या दिक्कत आ रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट से करो, सही। ये नोट करिए, फिर एक डाउट पे डिस्कस करते हैं, बंद करते हैं। देखिए बेटा, ये अभी मुझे पढ़ाते हुए 40 मिनट हो गए, और मैंने क्वेश्चन 1 कराया, सही है, एक ही तो क्वेश्चन हुआ है, 3 और 19 के बीच में 3 संख्याएं हो तो कैसे निकालना। तो कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे एक क्वेश्चन हुआ है, और कई सारे क्वेश्चन सोच रहे होंगे टॉपिक ही खत्म हो गया, क्योंकि इस टॉपिक में कुछ रहा नहीं। अब क्या होगा बेटा, 3 की जगह 4 नंबर आ जाएंगे, 4 की जगह 2 आ जाएंगे, 2 की जगह 10 आ जाएंगे, 10 की जगह 1000 आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। a1 है तो 1 है, a2 है तो 2 है, a3 है तो 3, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो मैं पता ये क्वेश्चन कराता नहीं, कॉन्सेप्ट कराता हूँ। अब हमारा एक डाउट है, इस डाउट को लेके चलते हैं, फिर ये फॉरएवर के लिए ख़त्म हो जाएगा। कई सारे बच्चों का एक डाउट हो सकता है कि सर अगर हमें इस क्वेश्चन को करना ही है तो बेकार में ना तो हमें ये अप्लाई करना जो पहला फार्मूला लगा है a1 a2 a3, ना हमें d निकालना है, क्योंकि सर वो ये मान के चल रहे हैं कि हम डायरेक्ट कर दें। सही है, समझ तो बढ़िया है। देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर इसका और इसका समांतर माध्य क्या होगा 22 का 11, तो सर मिड टर्म कितनी हो गई 11। सर मान लो थोड़ी देर के लिए ये 3 है, ये 11 लिखा है, ये 19 लिखा है, चलो तुम्हें कैसे पता यहाँ पे क्या आएगा, यानी इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, यही तो बताना था। चलिए ये बात तो सही है, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 14, 14 का आधा 7, ये बात सही है।
चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। सही है, डॉट 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 और यहाँ पे लिखते हैं भाई 397, ये 398, ऐसी संख्या लेते हैं जो कट जाए। सही है, चलो तो बेटा बताओ कितना आएगा इन दोनों का समांतर मान? 302, 302 का आधा 151, इन दोनों टर्म क्या आ गई बेटा 100। अब लाल बताओ दूसरी टर्म क्या होगी? 154 का हाफ कितना आएगा बेटा? हाँ 2 सत्ते 14 और 77। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। बेटा आपसे ये पूछा गया था, मैंने सुनना ध्यान से, कि 3 और 299 दे रखा हो तो आपको ये बताना था कि इसका पहला समांतर माध्य पद क्या होगा। आपको ये नहीं बताना था 77 आएगा क्या बना। तुम ये बताओ पहला क्या आएगा। 10 मिनट तक तुम यही करोगे तो पहला आएगा, करके बताओ ना क्या आएगा। 77 आएगा पहला। पहले तो 70 का 3 करेंगे तो फिर 10 और 40 क्या पहला आ जाएगा सर? कितना आएगा? कर समझ में आया? कितना टाइम लगेगा? क्यों? क्योंकि ये पता ही नहीं इसमें डी क्या है। समांतर माध्य पद नहीं आएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। ये ट्रिक लग सकती थी जब छोटे पे हो, मगर जब क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, अब मान लो कोई ये कहता है कि इसमें 10 टर्म है, 10 समांतर माध्य पद है, तो बेटा बताओ दूसरा कौन सा होगा, कैसे निकालते आप? और इस फार्मूले में चलना, मान लो 10 हैं तो बेटा क्या लगाना है, ए एन की जगह 10 लगा दो बेटा, एन की जगह 10 रख दो और ए की जगह 3 रख दो, एन की जगह 10 रख दो और बेटा 299 में से 3 घटा दो, क्योंकि b माइनस ए करना है तो 3 घटाओगे 296। बोलो नीचे बेटा कितना आएगा? 10 और 1 11, इससे काट लेते, 11 दूनी 22। ये पूरा कट नहीं रहा, वैसे कटता तो कट जाता, इससे करते तो आराम से सॉल्व हो जाता। कितनी देर में? 1 मिनट में डायरेक्ट वो आता जो निकाल रहे हो। नहीं, जैसे अगर मान लो 3 पूछे 4 पूछे तो सही है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि इसके बीच में 3 टर्म है तो निकाल सकते थे, तो ऑप्शन से कर सकते थे, ठीक है, मगर डाउट में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि क्लियर नहीं है, यहाँ से चलेंगे कैसे। और मैथमेटिक्स क्या मांगती है? 100% श्योरिटी कि ऐसा होगा ऐसे होगा। मान लो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि हर बार चेंज हो जा रही हैं चीज़ें, तो ऐसे तो याद रखना मुश्किल है। और ये जो तरीके हैं वो यूनिवर्सल हैं, ये चेंज नहीं होंगे कभी भी। सही है, ये डाउट था एक कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसा गलत तरीका ही करना नहीं है। ये तब कर सकते हो जब छोटी चीज़ें, तब तो ठीक है, जल्दी से निकल आएगा। मगर अगर चीज़ लेंदी आ गई तो ये करते करते टाइम खराब हो जाएगा और एक्यूरेसी 0% होगी, पता नहीं होगा सच कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सही है, खत्म हुआ ये। अब क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया, इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड मैंने एक क्वेश्चन करा दिया। अब क्या करना है, मैं 3-4 फार्मूले क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप मन में आइए ऐसे करिएगा, आप मन में आए फार्मूला लगाइए। सिर्फ अब आपको आंसर बताना है, कोई बाउंडेशन नहीं है कैसे करना, ठीक है। सिर्फ किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए, कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 2-3 सवाल लिखना, लिखिए बेटा। कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, जो भी बेटा बच्चे देख रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर हम आगे ज्योमेट्रिक मीन पे मूव करेंगे। बेटा लिखिए, 7 और 37 के बीच 9 समांतर माध्य पथ निवेश कीजिए। समझ में आ गया बेटा? क्यों क्वेश्चन है, कैसी बात करते हो? क्यों नहीं हो सकते? ये मैंने बना सही है बेटा। लिखो, ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया मैंने, एक ही बार में सब प्रैक्टिस हो जाए। 7 और 37 के बीच 9 समांतर माध्य पद निवेश कीजिए या ज्ञात कीजिए, निवेश कीजिए। निवेश का मतलब वही ज्ञात करना, सही है, मतलब उनमें इंट्रोड्यूस करना फिर निकालना। बेटा इंग्लिश में लिखिए, फाइंड 9 नंबर ऑफ अर्थमेटिक टर्म। बेटा टर्म, फाइंड 9 अर्थमेटिक मीन टर्म बिटवीन 7 and 37।
तो अब मन में आया आप बेटा फार्मूले से करें, मन में आया आप बेसिक मेथड लगाएं, हमें केवल आंसर बताइए क्या आएगा। केवल बेटा ये प्रैक्टिस के लिए, इसका मतलब कोई नहीं। जिनको कोई दिक्कत तो एक बार पीछे का रिवाइज करें, 1-2 मिनट का टाइम लगाएं, सही आंसर लगाने की कोशिश करें। बेटा बंद कर दे फिर चलता है। बेटा कई बच्चों का आंसर आ गया, जिनका नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करा, बढ़िया बात है। एक बार दोबारा समझें, अपने कन्फ्यूजन को फॉर एवर के लिए दूर करें। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ यही है, जान पूछ के 1-2 क्वेश्चन ऐसे लिखना जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो कई सारे बच्चों ने इसे फार्मूले से करा होगा, कई सारों ने बेसिक से करा होगा। तो एक बार बेसिक से करते हैं, फिर मैं फार्मूला लगाता हूँ। बेटा क्वेश्चन में दिया था कि पहली टर्म कितनी है 7, बेटा 7 ही है, और दूसरी टर्म कितनी है 37। बेटा पहली टर्म 7 है, लास्ट टर्म 37 है। इन टर्म के बीच में 9 क्या निकालना है बेटा? 9 समांतर माध्य पद ज्ञात करना है। 9 समांतर माध्य पद ज्ञात करना है। तो बेटा आपको तरीका बताया था कि इस सीरीज में टर्म कितने हो जाएंगे टोटल? 11। 9 ये 2 ये, तो बेटा 11 पद हो जाएंगे। तो 11वां पद क्या होगा? a + 10d। बेटा बताया था 1d कम कर देते हैं। और 11वें पद की वैल्यू कितनी होगी? 37। बोलो बेटा, तो 11वें पद की वैल्यू होगी 37। a कितना हो गया? 7 + 10d। तो बेटा 10d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37 में से 7 घटाओ 30। तो बेटा d कितना आ जाएगा? 3। 10 से बेटा कट जाएगा, ये 3 आ गया। आप जानते हो बेटा यहाँ होगा a1, यहाँ होगा a2, ये लिखा है a1 a2 a3, हमें यही निकालना है। तो बेटा a1 का मतलब हो गया a + d। क्या हो गया बेटा? a + d। तो बेटा a कितना है? 7, और बेटा d कितना है? 3। कितना आ गया? 10। इसका मतलब बेटा पहला टर्म 7 था, दूसरा कितना है? और एक बात निश्चित है कि ये जो भी चीज बनेगी वो AP में होगी। किसमें? तो बेटा कितने का अंतर आया? तो बेटा अगला कितना होगा? 13, फिर 16, फिर बस ऐसे बढ़ाते रहो। बोलो बेटा 9 टर्म आ जाए। बोलो। अब कई सारे बच्चे ऐसे कर रहे होंगे कि सर हम बेसिक मेथड नहीं लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। बेटा यूनिवर्सल फार्मूला ये वाला यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब n की वैल्यू चेंज करते रहो। तो बेटा यहाँ पे n की जगह 1 रखो, तो a1 n की जगह क्या रखना बेटा? 1। तो a1 बेटा a की जगह क्या आ जाएगा? 3। 7 बेटा। और यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 1। बोलो। और बेटा यहाँ 37 में से 7 गए 30। तो बेटा यहाँ सिर्फ ऊपर कितना बचेगा? 30। और नीचे कितना आएगा बेटा? 9 और 1 10। तो बेटा 3 बचेगा, 3 और 7 10। तो बेटा एक टर्म 7 है, दूसरी टर्म 10। तो निश्चित बात ये होती है कि ये सब आकर के समांतर श्रेणी में बनते हैं। तो एक बार डिफरेंस कितना आ गया? 3। तो अगली बार भी कितना हुआ? 3। तो एक टर्म यहां से निकाल दो a1, फिर डायरेक्ट निकाल दो। बोलो, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। मगर इसमें क्या था, ये 3 टर्म नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट पहली टर्म निकाल दी a1 और अंतर देख लिया, अगली टर्म में उतना जोड़ दिया। कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अलग अलग टर्म निकालेंगे। बोले अलग अलग निकालना नहीं है, एक टर्म निकालना फिर अंतर देख लेना, उतना ही अंतर जोड़ते चले जाना। बार बार आप a2 फार्मूला थोड़ी ना लगाओ, a2 a3 ना ना ना। एक बार a1 निकाल लिया 10, अंतर कितना है? 3। हर बार अंतर कितना कर दो? 3 3 का कर दो। क्यों? क्योंकि एक बात निश्चित है कि a1 सीरीज क्या बनाएगा? AP बनाएगा। बोलो, दोनों तरीके समझ में आए। एक क्वेश्चन और देते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर भी ना हो तो उसको एक बार वीडियो देखें, हम अगले चीज को मूव करें। सही? हाँ बेटा, एकदम समझ में आ रहा है बेटा? चलो बंद करो बेटा, 1-2 मिनट चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, केवल प्रैक्टिस के लिए। कॉन्सेप्ट यही लगाना, थीम यही लगाना, सिर्फ प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा और मनोबल बढ़ जाएगा कि क्या है ये। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। लिखिए बेटा, -4 और 8, -4 और 8 के बीच 2 समांतर माध्य पद ज्ञात करो। -4 और 8 के बीच 2 समांतर माध्य पद ज्ञात करो। बेटा इंग्लिश में लिखिए, फाइंड द 2
अर्थमेटिक मीन टर्म्स बिटवीन -4 and 8. Find the two arithmetic mean terms between -4 and 8. करिए और बताइए, 1-2 मिनट का टाइम लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं, बंद करते हैं। देखिए लगभग 90% बच्चों का आंसर आ ही गया, एक आध का नहीं आया अब भी। बेटा जिनका नहीं आया थोड़ी सी मेहनत करें, नर्वस नहीं होना, सारे आंसर आएंगे। देखिए एक बार बेसिक डिटेल से करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा था -4 और बेटा 8, इन दो के अंदर दो समांतर माध्य पद ज्ञात करना। कितने? 2। तो बेटा बेसिक डिटेल ये होती है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। तो इसमें कितने टर्म हो जाएंगे? 4। और चौथा टर्म क्या होगा? 8 होगा ना बेटा। वैसे तो चौथा टर्म T4 क्या होगा? A + 3D। और बेटा चौथा टर्म की वैल्यू कितनी है? 8। बेटा पहले टर्म की -4 और 3D। तो बेटा ये इधर लेके आओ, 12, 3 से काट दो, तो बेटा D आ गया 4। D कितना आ गया? 4। और बेटा ये होता क्या है? A1 और ये क्या होता है? A2। A1 का मतलब होता है A + D। तो बेटा A कितना है? -4। D कितना है? +4। तो A1 आ गया 0। और दूसरा क्या होता है? A2। A2 का मतलब A + 2D। बेटा A कितना है? -4, 2। और बेटा D कितना है? 4। तो बेटा -4 और +8, A2 कितना आ गया? 4। तो आंसर हो गया 0,4। कई सारे बच्चे डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर सकते थे। बेटा डायरेक्ट जब फार्मूला लगाओगे तो A1 निकालना है। क्या निकालना है? A1। तो बेटा n की जगह क्या रख दिया? 1। A की जगह -4। बेटा यहाँ n की जगह 1। बेटा B का मतलब लास्ट टर्म कितनी है? 8। बेटा माइनस, और A का मतलब -4 और 1 माइनस सवाल का +4 बटे बेटा n का मतलब 2। बीच में जितनी टर्म होती है उसी तो n कहते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। तो 2 और 1 3। तो 12 को बेटा 3 से काटा 4, तो -4 + 4 कितना आ गया? 0। तो जब आपने देखा कि A1 4 है, ये 0, तो अंतर कितने का चल रहा है? 4 का। तो अगली क्या होगा? 4। दोनों तरीके से हैं, मन में आ वैसे। क्या हुआ? कैसे मुँह गया? ओहो ठीक है ठीक है ठीक है। कितनी खूबसूरत तरीके से बताया आपने, बहुत खुशी हुई। अपनी बेइज्जती इतनी अच्छी कराना। चलिए चलिए कोई नहीं, चलें आगे मूव करें बेटा। मुझे लग रहा है ये कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया गया। अब एक ही चीज़ की दिक्कत आ रही होगी, सिर्फ रिवीजन की। अगर आप रिवाइज करोगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। इसको रिवाइज करना घर पे जाकर के, 1-2 बार वीडियो देखना, फिर रिवाइज हो। चलिए आगे मूव करते हैं। हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक मीन। जैसे आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा, ऐसे ही पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीन। हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक मीन। हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर माध्य। चलिए अब एक बात सोचिए, अगर हमने समांतर माध्य की डेफिनेशन लिखी थी तो बेटा गुणोत्तर माध्य की डेफिनेशन भी वैसी होना चाहिए। क्यों? सही है। देखिए ज्योमेट्रिक मीन समझते हैं इसको क्या है। गुणोत्तर माध्य वही बात कि गुणोत्तर माध्य अपने आप में बिल्कुल अलग चीज है और गुणोत्तर माध्य पद अपने आप में बिल्कुल अलग चीज है।
यहाँ क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन टर्म, मीन टर्म, गुणोत्तर माध्य पद। वही पुराना तरीका, कैसे, कंपैरिजन करके। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो बेटा अर्थमेटिक मीन में एक ये बात बताई थी कि ए और बी अगर कोई दो नंबर हैं और उनके बीच में हम कंसीडर कर लें कि एम, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन एम है, अगर ये हम कंसीडर करके चलें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एम ए और बी के बीच में पुट करोगे तो ये तीनों नंबर समांतर श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, इस केस में बीच वाला नंबर इन दोनों का क्या कहलाएगा, समांतर माध्य। ठीक, अब बात करते हैं गुणोत्तर माध्य की। तो बेटा गुणोत्तर माध्य का मतलब ये हो गया कि अगर ए और बी कोई दो नंबर हैं और इनके बीच में एक ऐसा नंबर पुट कर दो जो इन तीनों नंबर को गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट कर दे। पहले किस में कन्वर्ट कर रहा था, समांतर श्रेणी में, क्योंकि उसका नाम था समांतर माध्य। इसका नाम है गुणोत्तर माध्य, तो किस में कन्वर्ट करेगा, बड़ा सिंपल बात है। तो मान लिया कि ए और बी के बीच में एक नंबर है जी। बेटा जी से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जी फॉर गुणोत्तर माध्य, बोलो ज्योमेट्रिक मीन है इसलिए हम इसको जी से ले रहे हैं। तो मान लिया ए और बी के बीच में एक नंबर है जी, जो कैसा नंबर है कि ए और बी का क्या है, गुणोत्तर माध्य। क्या है, गुणोत्तर माध्य। डेफिनेशन के हिसाब से गुणोत्तर माध्य का मतलब होता है कि ए और बी के बीच में एक ऐसा नंबर पुट कर दो कि ये तीनों नंबर गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएं। किस में आ जाएं, जीपी में। इसका मतलब अगर मैंने एक नंबर अपनी मर्जी से कंसीडर करा जी, जी क्या है, इन दो नंबर का गुणोत्तर माध्य। तो जब जी को इन तीन नंबर के बीच, दो नंबर के बीच में पुट करा तो ये तीनों किस में आ जाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी। अगर ये तीन नंबर बेटा गुणोत्तर श्रेणी में हैं पहले से ही, तो ये तीनों नंबर गुणोत्तर श्रेणी के नियम को फॉलो करेंगे। फॉलो, अगर बेटा तीन नंबर गुणोत्तर श्रेणी के नियम को फॉलो करेंगे तो T2 अपॉन T1 बराबर T3 का मतलब B अपॉन T2 का मतलब G। बेटा G की इधर गुणा करो तो G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू बी। तो बेटा G कितना है, सिर्फ ओहो अंडर रूट AB। क्या आया, G की वैल्यू क्या है बेटा, इधर से स्क्वायर उतारो, यानी कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य उन दो संख्याओं की गुणा का स्क्वायर रूट के बराबर होता है। बोलो, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य दो संख्याओं के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। गुणनफल का स्क्वायर रूट, वर्गमूल करना होता है। बोलो बेटा, ऐसे ही आप लोगों को क्या बताया था, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बेटा ये निकल के आया था कि AM, क्या निकल के आया था कि दो नंबर का निकालना हो तो दोनों को जोड़ो और दो से भाग कर दो। तो बेटा ऐसी GM क्या निकल के आया, GM का मतलब बेटा जनरल मैनेजर नहीं है यहाँ, ठीक है। GM का मतलब क्या बेटा, ज्योमेट्रिक मीन, नॉट जनरल मैनेजर, ठीक है। तो GM क्या निकल के आया, दो संख्याओं को गुणा करो उसका स्क्वायर रूट ले लो। बोलो बेटा, ऐसे ही अगर आपसे ये कहा जाए कि सर अगर तीन नंबर का आपको AM निकालना हो, अर्थमेटिक मीन, तो बेटा AM का मतलब असिस्टेंट मैनेजर नहीं है, क्या है, अर्थमेटिक मीन। तीन नंबर का निकालना हो तो तीनों को जोड़ लो और बेटा 3 से डिवाइड कर दो। तो बेटा अगर ऐसे ही तीन नंबर का GM निकालना हो, ओ क्या करोगे बेटा आप, अब लाल क्या करना है, ध्यान से सुनना। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, तो उसको बोलेंगे क्यू रूट। यानी कि तीन नंबर की गुणा करना है, A इंटू B इंटू C, और बेटा इसका क्या ले लेना, क्यू रूट। आप जानते हो क्यू रूट का मतलब होल पावर 1/3। बोलो बेटा, क्यू रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1/3, यानी क्या निकल के आएगा ये यार, इतना तो पता ही होगा, A इंटू B इंटू C के होल पावर
1/3। बोलो बेटा, ऐसे ही अगर am डॉट 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 n टर्म का निकालना हो तो क्या फार्मूला होता था कि सबको जोड़ो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an बटे, बोलो बेटा यहाँ तक आ रहा है, देखिए। तो बेटा क्या फार्मूला होता था, जितने भी टर्म का am निकालना हो अर्थमेटिक मीन, उन सबको जोड़ लो और वो जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर लो। तो बेटा ऐसे ही अगर m टर्म का n टर्म का gm निकालना हो, कितने टर्म का, n टर्म का, तो बेटा सबकी गुणा कर लो, a इंटू a1 गुणा a2 गुणा a3 डॉट 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 an, और सबका बेटा क्या ले लो, nth रूट। कौन सा रूट, nth रूट। बोलो बेटा, जैसे आप स्क्वायर रूट लेते हो तो 2, क्यू रूट तो 3, 4 रूट तो फोर्थ रूट, 5 तो फिफ्थ रूट, ऐसे बेटा n है तो nth रूट। तो यूनिवर्सल फार्मूला ये बना। तो बेटा 1 है, 2 हैं तो यहाँ 2 और 2 नंबर, 3 है तो यहाँ 3 नंबर, बेटा 4 है तो 4 यहाँ 4 नंबर, ऐसे बेटा इधर आओ, 2 है तो 2 नंबर यहाँ बटे में 2, 3 है तो 3 नंबर बटे में 3, 4 है तो 4 नंबर बटे में। बेटा ये कहाँ से फार्मूला आया, पहले मैंने इसको प्रूफ भी करा, फिर मैंने n तक इसको। बेटा क्वेश्चन क्या बनेगा फिर से भाई, कि इन नंबर के बीच में गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करो। तो बेटा गुणोत्तर माध्य अलग चीज है और गुणोत्तर माध्य पद अलग चीज है। जैसे समांतर माध्य अलग था, समांतर माध्य पद अलग था। 2 नंबर का समांतर माध्य एक ही नंबर होगा, मगर 2 नंबर के समांतर 2 नंबर के बीच में समांतर माध्य पद कई हो सकते हैं। ऐसे ही 2 नंबर का गुणोत्तर माध्य कोई एक ही होगा, मगर 2 नंबर के बीच में गुणोत्तर माध्य पद ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं। बोलो बेटा, दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो डाउट खत्म होते चलेंगे, क्लियरिटी ज़्यादा होती चलेगी। सही है, इसको नोट करिए, फिर आगे सवालों पे चलते हैं। देखिए आप समझते हैं बेटा, ध्यान से कुल मिलाकर के क्या बात समझ में आई सर? ये बात समझ में आई कि अगर हमें am निकालना हो तो हमने एक जनरल फार्मूला ड्राइव कर लिया। क्या करना है सर, कि सबको जोड़ लो, उतने से भाग कर दो जो टर्म है। सर अगर gm निकालना हो तो क्या करना है, सबकी गुणा कर लो। 3 टर्म का निकालना है तो क्यू रूट, 2 टर्म का निकालना है तो स्क्वायर रूट, 4 टर्म का तो फोर्थ रूट, 5 टर्म का जो फिफ्थ रूट। ये क्या निकालने का फार्मूला, gm गुणोत्तर माध्य। अब टर्म क्या आती है, गुणोत्तर माध्य पद। किस पे बात कर रहे हैं, गुणोत्तर माध्य पद। देखिए बेटा, तो मान लो थोड़ी देर के लिए कंसीडर करके चलते हैं, जीपी है मेरे पास, ये मान लो जीपी है, ठीक है बेटा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर 2 का और 32 का गुणोत्तर माध्य क्या है, 2 संख्याएं बेटा समझना, 2 संख्याएं हैं 2 और 32, इनका गुणोत्तर माध्य क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाता तो बेटा gm निकल के आता कि दोनों की गुणा करना थी बेटा, 32 की गुणा 2 से करना थी, और बेटा इन दोनों का क्या ले लेना था, स्क्वायर रूट। तो 64 का 8, यानी कि इसका और इसका गुणोत्तर माध्य क्या है, 8। और बात भी सच है कि इन दोनों के बीच की टर्म गुणोत्तर माध्य होती है। ये हमारा आंसर आ गया। क्या निकल के आया, गुणोत्तर माध्य। मगर बेटा 2 और 32 के बीच में गुणोत्तर माध्य पद कितने हैं, 3, 4, 8 और 16। समझ में आया? अभी तो पता ही था। यानी कि 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य तो कोई एक ही संख्या होगी, मगर 2 संख्याओं के बीच में गुणोत्तर माध्य पद कितने भी हो सकते हैं। तो बेटा गुणोत्तर माध्य का तो फार्मूला डायरेक्ट है, निकालना क्या है, गुणोत्तर माध्य पद। हमें तो गुणोत्तर माध्य पद निकालना, एक गुणोत्तर माध्य पद का फार्मूला ड्राइव करना। बोलो, चलिए देखिए ऐसा है बेटा, हंसना नहीं है, मजे लेना है जीवन के। जो भी बेटा यूट्यूब पे बच्चे देखना, मैं बेटा बड़ा मस्त मौला आदमी हूँ, सही है। ये तो क्या में सिलेक्शन हो गया, होना नहीं था हम जैसे लोगों का, सही है, क्योंकि शैतानियाँ करी हैं लिमिट से ज़्यादा। तो क्या में हो गया है। तो अब हम चलते हैं
मालिक साहब आ चुके हैं हमारे, सही है। इसको हम कल कराएंगे। कितने कितने मिनट की वीडियो होगी बेटा? 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो होगी। जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं थक जाओगे बेटा इतना देखते देखते। तो तुम्हारी वजह से, वैसे मैं बहुत पढ़ाता, सिर्फ तुम्हारी वजह से आप थक ना जाओ, इसलिए हम इसको ऑफ कर रहे हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे बेटे देखेंगे वो थक जाएंगे बेटा, बच्चों आप थक जाओगे, तो हम इसलिए ऑफ कर रहे हैं और कल हम इसको मूव करेंगे आगे। इसके पीछे लॉजिक है, सुनिए ध्यान से। मैं कोई चीज़ जल्दी में ख़त्म नहीं करता। मैं अगर उसको उसको पढ़ा भी दूंगा ना तो मैं 15 मिनट पढ़ाऊंगा उसको और ज़्यादा, क्योंकि 15 मिनट बाद मुझे ऑफ करना पड़ेगा। मगर 15 मिनट में वो खस्ता हो जाएगा, बकवास हो जाएगा, क्योंकि कल से मुझे रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेज़ी से पढ़ाऊंगा, मेरी आदत नहीं। तो कल हम इसको शिद्दत से ख़त्म करेंगे, जैसे आज हमने अर्थमेटिक मीन ख़त्म करा। 4-5 एक क्लास और ज़्यादा लग जाएगी, अपने घर की ऐप पे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं आ रही, एक क्लास और ज़्यादा लग जाएगी। तो कल हम इसको उठाएंगे, 4-5 क्वेश्चन उठाएंगे इसके ऊपर के। फिर एक टॉपिक रहता है इसी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसका टॉपिक क्या रहता है? हार्मोनिक मीन, हरात्मक मात्रा। उसके बारे में बता करके कल हम इसको ऑफ करेंगे। फिर मंडे से या परसों से नया चैप्टर शुरू करेंगे, सही, जो हमारा चल रहा था। ठीक है, तो बेटा आज जो भी बच्चे देखना, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, कल देखते हैं। ठीक है, शिद्दत से नोट्स बनाते चलिए, मेहनत करके चलिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जीवन में खुश रहना। चलिए।